लोग अक्सर सोचते हैं कि राजनीति भाई वो तो किस्मत का खेल है, एक लहर आई, एक चेहरा चमक गया, एक नारा चल गया और बस। लेकिन सच कहूं तो ये पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। असल में राजनीति वो सिस्टम का विज्ञान है, गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग। इसीलिए हम यहाँ चेहरों की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि जब आप सिस्टम को समझते हैं ना, तभी और सिर्फ तभी बदलाव की गुंजाइश बनती है। तो चलिए आज इसी नजरिए से इंदौर 2 विधानसभा क्षेत्र की गहराई में उतरते हैं और आंकड़ों के पीछे की हकीकत और गवर्नेंस की असली तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इस विश्लेषण को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, 5 कदम हैं। सबसे पहले हम जमीन पर उतरेंगे, इंदौर 2 के हकीकत को जानेंगे, वहां के लोगों को, उनकी रोज की मुश्किलों को समझेंगे। इसके बाद हम सीधे नंबर्स पर आएंगे, चुनावी नतीजों पर, जो असल में इसी हकीकत का आईना होते हैं। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो राजनीतिक किला है, इसकी बनावट कैसी है, ये इतना मजबूत है तो क्यों है। और हाँ, इसके बाद हम चैलेंजर्स के लिए एक एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट पर भी बात करेंगे। और आखिर में जो सबसे अहम बात है कि असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि अच्छी गवर्नेंस देना है। देखिए, किसी भी जगह का पॉलिटिकल एनालिसिस वो नक्शों या नंबरों से शुरू नहीं हो सकता। उसकी शुरुआत होती है जमीन से, लोगों से। हमें पूछना होगा कि इन आंकड़ों के पीछे चेहरे कौन हैं, उनका समाज कैसा है, उनकी रोज की जिंदगी की असलियत क्या है। अगर इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है ना, तो समझिए हमारा पूरा विश्लेषण ही अधूरा है। तो चलिए सीधे इंदौर 2 की जमीन पर चलते हैं। तो ये है इंदौर 2, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का एक बहुत ही अहम हिस्सा, एक शहरी सीट। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी नक्शे पर एक इलाका नहीं है। नहीं, ये व्यापार और सपनों का एक धड़कता हुआ केंद्र है। आप इसकी गलियों में जाएंगे ना, तो आपको छोटे छोटे कारखाने, दुकानें, बाजार सब मिलेंगे। यहाँ हर रोज हजारों लोग अपनी उम्मीदों को सच करने के लिए पसीना बहाते हैं। ये वो नया भारत है जो आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है। अब यहाँ की सामाजिक बनावट को देखिए, काफी मिली जुली है, और यही चीज यहाँ की राजनीति को और दिलचस्प बना देती है। करीब करीब 40% ओबीसी आबादी है, जिसमें आपको कुशवाहा, यादव, कुर्मी जैसे मेहनती समुदाय मिलेंगे। फिर लगभग 20% जनरल कैटेगरी है, जहां बनिया और ब्राह्मण समुदाय की अच्छी खासी मौजूदगी है। और हाँ, करीब 15% एससी और मुस्लिम आबादी भी यहीं का एक जरूरी हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, ये ताकत भी है और एक चुनौती भी। लेकिन इस तरक्की और इन सपनों की चमक के नीचे एक बेचैनी भी है। जमीन से जो सिग्नल मिल रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। जैसे किला मैदान का वो इलाका जो हर बारिश में पानी से भर जाता है, या पलदा की वो उफनती नालियां और टूटी सड़कें, छोटे बिजनेस पर मनमाने टैक्स जो उनकी कमर तोड़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ सिविक प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ये संकेत है कि गवर्नेंस का जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है। ये लोगों के रोज के सम्मान पर, उनकी रोजी रोटी पर सीधी चोट है। तो चलिए अब जमीन से मिली इन आवाजों को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और सीधे 2023 के चुनाव नतीजों के सख्त और बेलाग आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स किसी का पक्ष नहीं लेते, वो बस वो हकीकत दिखाते हैं जो वोटिंग मशीन में दर्ज हो गई। तो 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 71.6%। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक तरफा जीत है। ऐसा मार्जिन राजनीति में रोज रोज देखने को नहीं मिलता। और इसके तुलना में मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर रहा सिर्फ 26.3%। आप फर्क देख रहे हैं? 45% से ज्यादा का फासला, ये एक बहुत बड़ी खाई है जो राजनीतिक झुकाव को साफ तौर पर दिखाती है। और जब हम इन परसेंटेजेस को असल वोटों में बदलते हैं, तो जीत का आकार और भी बड़ा हो जाता है। विनिंग मार्जिन था 1,07,047 वोट। ये एक ऐसा जनादेश है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। और हाँ, ये कोई एक बार की लहर नहीं थी। जरा इस डैशबोर्ड पर नजर डालिए, ये पैटर्न हमें लगातार दिखता है। 2018 में देखिए, मार्जिन 71,000 से ज्यादा का था। 2013 में 91,000 से भी ज्यादा। मतलब ये नंबर्स एक ही कहानी बार बार दोहरा रहे हैं कि इंदौर 2 दशकों से बीजेपी का एक ऐसा किला रहा है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन रहा। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, आखिर ऐसा क्यों है? जब जमीन पर इतनी दिक्कतें हैं, तो नतीजे इतने ज्यादा एक तरफा कैसे?
इसका जवाब, जैसा मैंने पहले कहा, किसी एक चेहरे में नहीं है। जवाब छिपा है उस सिस्टम में जो सालों से इस किले को बना भी रहा है और बचा भी रहा है। तो चलिए इस सिस्टम की एक एक परत को खोल के देखते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, पिछले 7 चुनाव यानी करीब 30 साल का डेटा उठाएं, तो एक पैटर्न उभर कर आता है जो बिल्कुल साफ है। बीजेपी का वोट शेयर देखिए, लगातार 57 से 74% के बीच मजबूती से टिका हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का सपोर्ट 23 से 37% के बीच ही ऊपर नीचे होता रहा है, काफी कमजोर और अस्थिर। इससे क्या पता चलता है? यही कि बीजेपी का सपोर्ट बेस बहुत गहरा और ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि कांग्रेस का सपोर्ट उतना मजबूत और टिकाऊ नहीं लगता। अब जरा उम्मीदवारों को देख लेते हैं। एक तरफ थे कांग्रेस के चिंटू चौकसी, 3 बार के कॉर्पोरेटर, जमीन पर उनकी अपनी पहचान है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी के रमेश मेंदोला, 3 बार के विधायक, जिनका तजुर्बा, नेटवर्क और संगठन का सपोर्ट कहीं ज्यादा बड़ा है। तो असल में ये लड़ाई 2 लोगों की नहीं थी, ये लड़ाई थी एक जमीनी कार्यकर्ता की एक स्थापित पॉलिटिकल मशीन के खिलाफ। और ऐसी लड़ाइयों का नतीजा अक्सर मशीन के हक में ही जाता है। तो उस पूरी एनालिसिस से इस किले की मजबूती के 3 बड़े पिलर हमें नजर आते हैं। पहला, एक बहुत ही मजबूत, डिसिप्लिन्ड और वेल फंडेड बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, एक मजबूत, कई बार का विधायक जिसकी अपनी पकड़ है। और तीसरा, एक पावरफुल नैरेटिव, राष्ट्रवाद और विकास का, जो अक्सर लोकल मुद्दों पर भारी पड़ जाता है। इन्हीं 3 पिलर्स पर यह किला टिका है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि एक सेहतमंद लोकतंत्र का किला सिर्फ चुनावी जीत पर नहीं टिकता, वो टिका होता है संवैधानिक मूल्यों पर, जिसमें एक जिम्मेदार पब्लिक डिबेट और हर नागरिक का सम्मान सबसे ऊपर होता है। गवर्नेंस का असली काम ही इन मूल्यों को जमीन पर लाना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस किले को तोड़ा ही नहीं जा सकता? क्या बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सिस्टम में कमजोरियां होती हैं, हर किले में दरारें होती हैं। तो अब हम एनालिसिस से आगे बढ़कर एक्शन पर बात करेंगे, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर। याद है वो शिकायतें जिनकी बात हमने शुरू में की थी? पानी, सड़क, नाली, टैक्स, ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चैलेंजर के लिए उस किले में घुसने के स्ट्रेटेजिक एंट्री पॉइंट्स हैं। तो इस चुनौती को एक शक्ल देने के लिए हम एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क सामने रखते हैं। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 तरफा स्ट्रैटेजी है जो हर दिशा से एक साथ प्रेशर बनाती है ताकि एक दमदार चुनौती खड़ी की जा सके। अब इस सिद्धांत के 4 चेहरे क्या हैं? पहला है इलेक्टोरल फेज, यानी नेशनल नैरेटिव को छोड़िए, पूरी तरह से लोकल मुद्दों पर फोकस करिए, शहर सबसे पहले। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल फेज, यानी बूथ लेवल पर संगठन को वॉर फुटिंग पर दोबारा खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव फेज, यानी विकास के बड़े दावों और जमीन की हकीकत के बीच का जो फासला है उसे फैक्ट्स के साथ लोगों के सामने रखना। और चौथा, रिसोर्स फेज, यानी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को स्मार्टली इस्तेमाल करना ताकि कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा असर हो। लेकिन देखिए, स्ट्रैटेजी तो सिर्फ कागज पर होती है, असली काम है उसे जमीन पर उतारना। और इसके लिए चाहिए एक डिसिप्लिन 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ इश्यू ऑडिट और डेटा कलेक्शन, अगले 30 दिन जमीन पर लोगों तक पहुंचना, उनसे कनेक्ट करना, फिर अगले 30 दिन उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाकर गुडविल बनाना, और फिर आखिर में इलेक्शन के टाइम पर वोटर्स को मोबिलाइज करना। कामयाबी के लिए ये मेथोडिकल काम बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सब कुछ सिर्फ इलेक्शन स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ जीतने का फॉर्मूला नहीं है। हमें इस पूरी बातचीत को चुनावी तिकड़म से ऊपर ले जाना होगा, पॉलिटिकल पावर के असली मकसद तक। और वो मकसद क्या है? इस एक लाइन को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। लक्ष्य जीत नहीं है, लक्ष्य शासन है, गवर्नेंस, लोगों की सेवा करना, उनकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना। चुनाव जीतना तो मंजिल नहीं है, वो तो उस लंबे और जिम्मेदार सफर की बस शुरुआत है। सोचिए, एक सच्चा, लोगों के लिए काम करने वाला लीडर क्या करता है? वो चुनाव के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा को, शिकायतों को चुनाव के बाद भूल नहीं जाता। नहीं, वो उसे एक पब्लिक गवर्नेंस डैशबोर्ड में बदल देता है। सड़कें, नालियां, टैक्स, ये सब अब सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती हैं। और जब लोग ये देखते हैं ना कि उनकी बात सुनी जा रही है, उस पर काम हो रहा है, तो भरोसा बनता है। और भरोसा ही तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दौलत है। और हाँ, जब हम गवर्नेंस के लिए इस तरह डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है,
DPDP। उसके तहत लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, नहीं, ये हर नागरिक के सम्मान के मूल अधिकार का हिस्सा है। डेटा का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा जिम्मेदारी के साथ ही होना चाहिए। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या इंदौर जैसे मजबूत किले में बदलाव मुमकिन है? देखिए, रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए नहीं होता, कोई भी किला हमेशा के लिए नहीं टिकता। एक डेटा ड्रिवन, ऑर्गेनाइज्ड और लोगों पर आधारित ब्लूप्रिंट वो उस बदलाव का एक नक्शा देता है। हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत, अनुशासन और सब्र चाहिए, लेकिन बदलाव की उम्मीद हमेशा रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी ताकत तो लोगों के ही हाथ में होती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.